नमस्कार दोस्तों, एक और नई सेशन में जो आपका स्वागत है। हम 11 चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का, साइंस का, क्लास 10 का। देखो, चैप्टर का नाम है हमारे पास विद्युत धारा। हमने है जो विद्युत धारा किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था, वोल्टता किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था, मतलब वोल्ट मतलब विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं वो पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम मैं आपको पढ़ा दिया था और प्रतिरोध है जो आपको पढ़ा दिया था। अब कल प्रतिरोध तक हो गया था हमारा। अब इसके बाद में आती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, अब देखो ये क्या होती है प्रतिरोधकता। देखो आपको समझना है, एक तो होता है हमारे पास प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोध हमने पढ़ लिया है कि धारा में जो अवरोध उत्पन्न होगा, धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे ही हम प्रतिरोध कहेंगे। और ये प्रतिरोधकता क्या है, धारा में अवरोध तो उत्पन्न होगा लेकिन वो कितनी तीव्रता से होगा, मतलब उसका प्रभाव कितना होगा, उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। इन दोनों शब्दों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध धारा में, धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को या बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोधकता हम बोलते हैं कि प्रतिरोध होगा वो कितनी तीव्रता से होगा। सिंपल लैंग्वेज में इसकी मीनिंग ये है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या है। अब हमने कल है जो ओम का नियम पढ़ लिया था। ओम के नियम में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए होता है। जब हम इसको खोलेंगे तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ पर मैं रो का मान निकाल रहा हूँ, रो का मान, तो रो का मान है जो यहाँ से निकालूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आर ए अपॉन आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से है जो मेरे पास हो जाएगा रो आर ए अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ कि जो मेरे पास चालक तार था ना, ये मेरे पास चालक तार है, इस चालक तार की मैं लंबाई को 1 मीटर ले लेता हूँ। ध्यान से समझना, चालक तार है इस वाले, मान लो ये चालक तार लगाओ अपनी बात, ये चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई है जो 1 मीटर है। ठीक है, और जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर है। ये ए है जो हमारे पास, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अभी अनुप्रस्थ काट क्या होता है ये शायद मैं आपको कल नहीं बताया। अनुप्रस्थ काट होता है जैसे हमारे पास कोई तार होता है, जैसे ये लंबा सीधा तार है, तो जो लंबा सीधा तार है तो जो तार का जो वो, मतलब जो तार की जो मोटाई होगी ना इसे गोलाकार रूप में, उसको हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपकी। ठीक है, इधर देखो मैं क्या करता हूँ इस वाले फॉर्मूले में कि ए बराबर तो क्या रख देता हूँ, इस वाले में ए बराबर 1 मीटर हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर और 1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 रख दिया और नीचे लंबाई भी 1, तो मेरे पास रो बराबर कितना आ जाएगा, आर। ठीक है, अब इस प्रतिरोधकता की है जो मेरे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी चालक तार, यदि किसी 1 मीटर या 1 इकाई के, 1 मीटर या 1 इकाई के लंबाई के चालक तार में, चालक तार 1 मीटर लंबाई का है जो मेरे पास चालक तार है, और यदि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो चालक तार का प्रतिरोध होगा ना वो ही मेरे पास चालक तार की प्रतिरोधकता होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। प्रतिरोधक इसकी देखो, ये वाला पहले उतार लेंगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो एल का मान है जो 1 मीटर और ए का मान है जो 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रो बराबर कितना हो जाएगा, आर। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कहलाती है। एक और याद रखेंगे भाई, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही हमारे पास प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको एक एक इकाई रखना है। इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि जो प्रतिरोधकता है ना, वो मेरे पास ना तो लंबाई पे डिपेंड करता है और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करता है? यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्या आएगा कि जो प्रतिरोधकता है ना, वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ कैसा होगा? यदि चांदी का तार होगा तो उसकी प्रतिरोधकता है तो कम होगी। फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम का तार होगा तो चांदी के तार की अपेक्षा है जो उसकी प्रतिरोधकता थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसे मैं लोहे का तार ले लूँ तो लोहे की प्रतिरोधकता थोड़ी और ज़्यादा होगी। ठीक है, या फिर मैं उसके बदले जो कुछ चालक रबड़ ले लूँ तो रबड़ की प्रतिरोधकता तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो वो पॉइंट लिख लेंगे हम, है ना। देखो, ये डेफिनेशन थी, ये इसका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। देखो, प्रतिरोधकता है जो ना तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही है जो हमारे पास उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वो पदार्थ कैसा है। ठीक है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, या फिर अचालक है, विद्युत रोधी बोलते हैं जिसको, या विद्युत रोधी है, मिश्र धातु है, ये भी लिख लेंगे हम। देखो, अब एक बात और देखो कि प्रतिरोधकता का क्रम क्या होगा। प्रतिरोधकता का क्रम, अब देखो, एक तो आता है चालक। चालक में कौन कौन से हो गए? चालक में वो शब्द होगी धातु, जैसे चांदी, ठीक है, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, और भी ले सकते हैं आप, है ना। इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता कम होगी, कम वाला निशान इधर है। फिर इसके बाद में आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब आगे हम पढ़ेंगे ना, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु मतलब जैसे नाइक्रोम का तार है, वो मिश्र धातु है, तो उसकी प्रतिरोधकता थोड़ी और ज़्यादा होगी। इसके बाद में आता है हमारे पास कुचालक या विद्युत रोधी, जिनको क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। यहाँ आप नाइक्रोम लिख सकते हैं, है ना, नाइक्रोम। ठीक है, यहाँ विद्युत रोधी में जैसे कागज है, रबड़ है, ठीक है, रबड़ है, कागज है, ये सब है जो विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, प्रतिरोधकता चालकों की प्रतिरोधकता कम होगी, उसके बाद है जो मिश्र धातुओं की होगी, और फिर सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता है ना, वो किसकी होगी? विद्युत रोधी पदार्थों की होगी। ठीक है, मतलब कितनी मात्रा में है जो वो विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध कर सकते हैं।
तो देख चालक थोड़ा कम अवरोध करेंगे, धारा को आसानी से बहने देंगे। चालक मतलब चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये इन्हीं के तो जब हम तार बनाते हैं। इसके बाद में है जो मिश्र धातु आती है, मिश्र धातु थोड़ा और भी है जो थोड़ा और ज़्यादा प्रतिरोध करती हैं। उसके बाद में है जो विद्युतरोधी पदार्थ, जैसे रबड़ वगैरह, कागज वगैरह, या फिर कोई भी सूखी लकड़ी है, या फिर लकड़ी ले लो, लकड़ी, सूखी लकड़ी है ना, सूखी लकड़ी, ये सब है जो हमारे पास क्या होंगी भाई, ये सब हमारे पास विद्युतरोधी पदार्थ होंगे। ये ज़्यादा अवरोध करेंगे, ज़्यादा मात्रा में अवरोध करेंगे, इसलिए ये यहाँ से है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रतिरोधकता के बारे में आपके पास इतना ही था। अब नेक्स्ट देखो, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। इसमें कागज है, रबड़ है, सूखी लकड़ी है, या एक आप कांच भी लिख लेना, हीरा भी लिख लेना, कांच है, हीरा है, ये नोट्स बना लो आप, है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको वो भी पढ़ा रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। कंटेंट एक नंबर है, देखते जाओ आप। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे, नेक्स्ट टॉपिक है चालक तार की। नेक्स्ट टॉपिक देख लेता हूँ मैं ना, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखो कल मैं है जो आपको प्रतिरोध पढ़ाया था, कल मैं आपको पढ़ाया था प्रतिरोध, ठीक है। और मैं आपको ये भी पढ़ाया था कि जो ये वाला प्रतिरोध है ना, वो किस किस बातों पर निर्भर करता है, कि ये किस पे डिपेंड करता है। उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये लंबाई पर निर्भर करता है, जो कि हमने अच्छी तरीके से देख लिया। पहले ये लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद में है जो एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद में हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। इसको मैं अलग से थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है जो एक ये तो ताप पर निर्भरता होगी। एक चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था, चौथा पॉइंट क्या था भाई, चौथा पॉइंट था प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता है। एक वो पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है हमारा, चांदी है, सोना है, ठीक है। एक है ताप। ये 4 पॉइंट हो गए, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया, ये डिटेल से पढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट बच गए। तो पहला पॉइंट डाल लेंगे आप, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। देखो प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ एक बार। इस वाले टॉपिक में है जो हमारे पास 4-5 पॉइंट, ठीक है, 4 या 5 पॉइंट। पहले तो मैं चालकों के बारे में पढ़ाऊंगा कि चालक मतलब जैसे सोना है, Ag है, Au है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। ये सब है जो इनकी चालकता है जो ताप से कैसे प्रभावित होगी। तो आप याद रखेंगे कि जो चालक है ना, चालक मतलब चालक धातु है, जो धातु की बता रहा हूं मैं, धातु है जो धातुओं का अगर ताप बढ़ा देंगे हम, धातुओं का बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो उनकी प्रतिरोधकता है जो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि धातुओं का, जैसे हम धातु, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, धातुओं का अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो उनकी प्रतिरोधकता थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद में देखो मिश्र धातु, मिश्र धातुओं का ताप बढ़ा दोगे तो भी इसकी चालकता है जो क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता है जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। अच्छा चालकता, देखो धातु है ना हमारे पास, ध्यान से देखो, धातु की प्रतिरोधकता है जो ताप बढ़ने पर है जो क्या होगी, अब लिख ही लो डायरेक्ट, है ना, समझ में आ जाएगा, लिख लो। देखो इधर है कुछ धातुएं, जैसे चांदी, तांबा, सोना आदि।
आदि का, आदि की है जो, जैसे हम ताप बढ़ा देंगे, आदि का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। आदि का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है। अब मिश्र धातु देखो, कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, कुछ मिश्र धातु जैसे मैग्नीन। ठीक है। मैग्नीन का प्रतिरोध जो ताप परिवर्तन के साथ है जो कम परिवर्तित होता है। मैग्नीन का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम परिवर्तित होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मिश्र धातु के बारे में हो गया था। अब हमारे पास आती है कुछ धातुएं, कुछ अधातु धातु जो हमारे पास उपधातुएं थे, कुछ उप धातुएं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। थोड़ा मैं शाही डाल देता हूँ इसमें। जर्मेनियम है, कुछ उपधातु जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। जर्मेनियम जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध, जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। इन धातुओं को अर्धचालक कहते हैं। मतलब जैसे इसका ताप बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है और इनमें धारा का प्रवाह होने लग जाता है। इसलिए हम इसको अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि कभी तो ये चालन करती है, कभी नहीं करती। चालन कब करती है? चालन एक ही स्थिति में करती है, जब इसका थोड़ा सा ताप बढ़ा देंगे तो उनका प्रतिरोध थोड़ा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो चालन करने लगेंगी। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालन करते हैं। अब एक और होती है, कुछ धातुएं हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनका हम ताप बढ़ा देंगे ना, जिनका क्या बढ़ा देंगे? ताप बढ़ा देंगे तो, या फिर निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो उनकी चालकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अतिचालक बोलते हैं। ठीक है। हमारे देखो, कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार की धातुओं को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कहते हैं। अति मतलब सुपर कंडक्टर बहुत ज़्यादा धारा बहेगी। ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। ऐसा कब होगा? जो हमारे पास Hg मतलब मरकरी होती है ना,
मरकरी, मरकरी का 4.2 केल्विन ताप पर, ये कम ताप है ना, 4.2 केल्विन ताप पर है जो ये सुपर कंडक्टर का काम करती है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, ये आपके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल है जो पूछ सकता है। Hg यानी कि मरकरी, मरकरी धातु होती है भाई, है ना, गलित अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। Hg 4.2 केल्विन ताप पर अतिचालक का व्यवहार करती है। देखो ये हमारा टॉपिक क्लियर है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की क्या है, ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, कुछ धातुएं जैसे चांदी है, तांबा, सोना आदि का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ धातुएं जैसे मैग्नीन है, मैग्नीन का ताप बढ़ाने पर, जैसे मैग्नीन का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है जो कम होता है। ठीक है, ये आप देख लेना, सिलिकॉन है, ये आप एग्जाम्पल, ये हमारा टॉपिक इसका ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। अब प्रतिरोध है जो पदार्थ पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रतिरोध है जो पदार्थ की प्रकृति पर जरूर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। ठीक है, यानी कि वो पदार्थ क्या है उस हिसाब से हमारा प्रतिरोध होता है। जैसे चांदी की प्रतिरोधकता है जो कम होगी। ठीक है, तो वो लिख लेंगे हम किस किस की प्रतिरोधकता कैसे कैसे बदलती है। चांदी, सबसे पहले हम चांदी के बारे में लिख लेंगे। चांदी विद्युत का अच्छा चालक होती है। ठीक है, देखो चांदी है जो विद्युत का अच्छा चालक होती है, तो सबसे पहले तो है जो सबसे ज्यादा चालकता होती है, चालकता का क्रम लिख लेंगे हम। चालकता सबसे ज्यादा चालकता है जो हमारे पास किसकी होगी, Ag की। Ag मतलब चांदी की, हाँ चांदी लिख लेंगे, चांदी की। उसके बाद में सबसे ज्यादा चालकता है जो हमारे पास किसकी होगी, चांदी की होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जो चालकता है जो तांबा की होगी, तांबा। फिर उसके बाद में सोना, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम। ठीक है, ये पदार्थ पर जरूर निर्भर करता है। प्रतिरोध ये प्रतिरोध के कारण तो हो रहा है, इसकी चालकता, जिसकी चालकता है जो ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा। तो चांदी की प्रतिरोधकता है जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्रतिरोधकता का क्रम पूछे आपसे, वो प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध का क्रम पूछे तो एल्यूमिनियम सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद में सोना आएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब। उसके बाद में तांबा, और सबसे कम है जो प्रतिरोध है जो किसका होगा, सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होगा। चांदी की प्रतिरोधकता ये देखो कम है, तभी तो इसकी चालकता ज्यादा है। ज्यादा का निशान किधर है, इस साइड। क्लियर है, ठीक है, ये हमारा छोटा छोटा टॉपिक। अब नेक्स्ट देखो, इसको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोधों का समायोजन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रतिरोधों का समायोजन।
संयोजन। देखो प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करेंगे। पहले तो मैं आपको सिंबल में बताया था कि हम किसी भी प्रतिरोध का जो ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, और जो इसका मात्रक होता है वो ओम होता है, वो इसका निशानी है, ठीक है। अब इनका समायोजन है जो हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हमारे पास पहले नंबर पे आता है श्रेणी क्रम समायोजन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। श्रेणी क्रम संयोजन हमारे पास इस प्रकार का होता है। ये मान लो कोई परिपथ है, इसको मैं अगर ऐसे जोड़ दूं दो प्रतिरोधों को, ध्यान से देखना, ऐसे जोड़ दूं तो ये दोनों प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि वही ये चैन बना लिया जाए, एक हाथ है जो दूसरे को पकड़ा दिया जाए, दूसरा हाथ है जो तीसरे को पकड़ा दिया जाए। ऐसे अगर हमारे पास ये संयोजन, इस प्रकार का जो संयोजन है वो हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा, दूसरा हमारे पास आएगा समांतर क्रम संयोजन। इसको मैं पहला क्लियर पढ़ा के फिर इसके बाद में समांतर क्रम के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, देखो समांतर क्रम संयोजन ऐसा होता है, ये कुंजी है, ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ, जैसे इसको तो मैं मान लूँगा R1 और इसको क्या मान लूँगा R2, ठीक है। रेसिस्टेंस R1, उसका R उठा लिया, ये R2 है। मान लो पहला मेरे पास प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है। यहाँ पर आप 3 भी ले सकते हैं ना, तीसरा भी जोड़ सकते हैं, कितने भी जोड़ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 कितने भी, आप N कितने भी जोड़ सकते हैं प्रतिरोध। अब देखो इसमें इसको मैं R1 लूँगा, R2 लूँगा और ये R3 होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का मेरे पास संयोजन हो तो उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, और इस प्रकार का संयोजन हो तो श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम, है ना, पर पहले समझाऊंगा मैं। जैसे मान लो 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अब 2 मान लो 3 मान लो, ठीक है। अब फिर जनरलाइज कर लेंगे उसको। जैसे मान लो 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास है जो ये बैटरी होगी, ये सेल होगा, ये है जो वोल्टता उत्पन्न करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये कुंजी है, ठीक है, ये खुली कुंजी है, बंद कुंजी है, जो भी है। अब इधर देखो, यहां से मान लो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इस वाले प्रतिरोध में मैं देखता हूं और इस वाले प्रतिरोध में देखता हूं कि क्या क्या मेरे पास समान होगा। देखो एक तो मेरे पास किसी भी परिपथ में आई होती है जो हमने पढ़ लिया, एक होती है वोल्टता, ठीक है, धारा होती है, या तो धारा बह रही होती है, और एक होती है वोल्टता, ठीक है। अब देखो ये किस प्रकार होते हैं, इस वाले में देखना, ये बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम है विभवांतर उत्पन्न करना, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये भी बताया था कि यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट, 2 पॉइंट है मेरे पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसमें धारा प्रवाहित तभी होगी जब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। मैं आपको पहली वाली या दूसरी वाली क्लास में पढ़ाऊंगा कि इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे विभव में जरूर अंतर होता है। अगर विभव में अंतर नहीं है तो इस परिपथ में है जो धारा प्रवाहित नहीं होगी, और विभव में अंतर परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, बैटरी करती है। जैसे 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, मैं ध्यान से समझना, 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। अब ये 5 वोल्ट की बैटरी तब तक अंतर उत्पन्न करती रहेगी तब ये 5 वोल्ट की है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसमें बल्ब लगा दिया या प्रतिरोध जो भी लगा दिया, बल्ब लगा दिया, वो बल्ब चल रहा है 5 मिनट तक जला, तो ये 5 वोल्ट की जगह ना धीरे धीरे वो खर्च हो जाएगी तो 4 वोल्ट का बचेगी, 4 वोल्ट की बैटरी बचेगी, ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी बचेगी। और कोई समय हमारे पास ऐसा भी आएगा कि वो पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब 0 वोल्ट की बचेगी। वो क्लियर हो रहा है, 0 वोल्ट की बचेगी, तो इसका मतलब क्या ये
बैटरी है जो इसमें 0 वोल्ट की बचने के बाद है जो इससे परिपथ में है जो अंतर उत्पन्न कर पाएगी, अंतर उत्पन्न कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि खुद ही 0 वोल्ट की होगी। 0 वोल्ट की होगी तो उसमें धारा प्रवाहित है नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, इधर देखो, ठीक है। 5 वोल्ट नहीं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताया हूँ ये बैटरी जो है या सेल है मेरे पास। अब ध्यान देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बैटरी है जो विभव उत्पन्न करने का कार्य करती है, और मैं आपको ये भी बताया था कि किन्हीं भी 2 पॉइंटों पर है जो विभव में अंतर होता है, ठीक है। तो इस वाले प्रतिरोध पर मैं विभव V मान लेता हूँ, और इस वाले प्रतिरोध पर मैं विभव V2 मान लेता हूँ। जाहिर सी बात है अंतर होगा ही, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह स्थित है। हाँ, अगर एक ही जगह स्थित होते तो मैं अंतर नहीं मान पाता, ठीक है। वोल्टता का मापन हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ वोल्टता का मापन करना है, तो मैं आपको बताया था कि वोल्टता का मापन करने के लिए हम वोल्ट मीटर को है जो समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम मतलब ऐसे लगाएंगे वोल्ट मीटर को, अभी हम आगे और पढ़ेंगे थोड़ा सा ना, ठीक है। समांतर क्रम में लगाएंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच का है जो मेरे पास विभवांतर आ जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलते हैं। विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर आ जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले प्रतिरोध पर है जो V1 होगा, और इस वाले प्रतिरोध पर है जो वोल्टता का मान V2 होगा। लेकिन शुरू में तो V था ना, शुरू में क्या था भाई, V था। V है जो 2 जगह बट गया, V1 प्लस V2। यहाँ पर मान लो V वोल्ट था, वो यहाँ आने के बाद इस वाले प्रतिरोध में V1 हो गया, और इस वाले प्रतिरोध में क्या हो गया, V2 हो गया। अब धारा का मान देखते हैं, धारा तो मेरे पास सेम ही बहेगी ना, यहाँ पर भी आई रहेगी और यहाँ पर भी आई रहेगी। इतनी बात क्लियर है? बस हो गया ये क्वेश्चन। देखो, हमें पता है कि यहाँ से है जो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। अब देखो, आपको मैं ओम का नियम पढ़ाया था, V बराबर IR पढ़ाया था ना, ठीक है। इस वाले प्रतिरोध पे देखो, यहाँ V1 का मान रखना है मेरे को, तो ये क्या करना होगा, V1 R का मान तो ठीक है, और वो I का मान तो ठीक है, I का मान तो I रहेगा, क्योंकि यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, हर जगह I है, तो I ले लिया। यहाँ पे वोल्टता V1 है, और यहाँ पे प्रतिरोध है जो R1 है, ठीक है। ऐसे इस वाले पे देखो, इस वाले पे देखोगे तो यहाँ V2 आएगा, V2 क्या आएगा भाई, यहाँ पे V2 आएगा I और R2। क्लियर है या नहीं? बस ये वाले मान है जो यहाँ उठा के रख दो। ये वाले मान जब मैं यहाँ उठा के रखूँगा, कौन से मान, ये वाले देखो, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ, V बराबर I R1 और V2 बराबर I R2, ठीक है। रख दो इसमें, क्या जगह V बराबर, इसकी जगह V1 की जगह क्या रख दूंगा मैं, I R1, ठीक है। और देखो V की जगह तो रखूंगा मैं V पूरे परिपथ में, यहाँ पे विभवांतर होगा IR, यहाँ पे विभवांतर क्या होगा IR, तो V की जगह भी क्या रख दूंगा मैं, IR। मान लो इस पूरे परिपथ में है जो कितना प्रतिरोध है, R है, और यहाँ पर वोल्टता कितनी है, V है। पूरे परिपथ में वोल्टता तो V है, और इस पूरे परिपथ में है जो प्रतिरोध है जो हमारे पास R है, तो यहाँ हो जाएगा IR, V बराबर IR हो जाएगा, और ये मान रख ही दिया मैं, तो IR2, ठीक है। तो यहाँ से IR बराबर, यहाँ I कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया R1 प्लस R2, तो ये बच जाएगा मेरे पास, ये I से I कट जाएगा, तो R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2। यही हमें बताना था। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है जो श्रेणी क्रम का है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है श्रेणी क्रम संयोजन का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। अब ये आप पॉज करके नोट कर लेंगे ना, मैं साइड में हो जाता हूँ। दूसरा है हमारे पास समांतर क्रम। देखो उसमें 2 प्रतिरोध लिया है ना मैंने श्रेणी क्रम वाले में, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही बनेगा, R बराबर R1 प्लस R2। 3 लिया तो R3 हो जाएगा, 4 लिया तो R4 हो जाएगा, 5 लिया तो R5 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। या फिर जनरलाइज कर देंगे हम इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट।
ये वाला फॉर्मूला उसका, ठीक है। ऐसे है जिसमें देखो 2 लेके दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, आप 3 के लिए लिख लेना, 4 के लिए लिख लेना। देखो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? आप देखो, ये मेरे पास मान लो बैटरी है, इसमें V वोल्ट की धारा बह रही है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 प्रतिरोध। ध्यान से देखना, ये वाला प्रतिरोध मेरे पास R1 है और ये वाला प्रतिरोध मेरे पास R2 है, और इस पूरे परिपथ में है जो प्रतिरोध है जो R है। इतनी बात क्लियर है? पूरे प्रतिरोध में पूरे परिपथ में प्रतिरोध R है, और इस वाले प्रतिरोध पर R1 है और इस वाले प्रतिरोध पर R2 है। अब देखो, इसमें मान लो धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये वाला प्रतिरोध यहाँ से शुरू हो जाता है और ये R1 यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ तक, और R2 है जो यहीं से शुरू होता है और यहीं तक। तो देखो इसमें वोल्टता क्या होगी? वोल्टता क्या होती है हमारे पास? कोई भी मेरे पास परिपथ है, ये देखो कोई भी परिपथ है, उसमें 2 बिंदुओं के बीच है जो 2 बिंदुओं के बीच ही होता है ना वोल्टता। वोल्टता है जो 2 बिंदुओं के बीच होती है, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला, ये देखो इसमें 2 बिंदु, ये दोनों सेम ही है। इस वाले प्रतिरोध का बिंदु भी यही है और इस वाले प्रतिरोध का बिंदु भी यही है, तो इसमें है जो वोल्टता सेम रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी ना, V रहेगी। तो यहाँ पे भी वोल्टता कितनी रहेगी? V रहेगी, और यहाँ पे वोल्टता है जो V रहेगी। इतनी बात क्लियर है? क्यों रहेगी? क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये इस वाले प्रतिरोध का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जो सेम है, इस वाले प्रतिरोध का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेम है, इसलिए जो यहाँ भी वोल्टता है जो इन दोनों के बीच में, देखो यहाँ इस परिपथ में V बह रही है, तो इस दोनों के बीच में भी V रहेगी और इस दोनों के बीच में भी V रहेगी, ठीक है। धारा का मान बदल जाएगा, यहाँ धारा R1 हो जाएगी, वो I1 हो जाएगी, और यहाँ धारा I2 हो जाएगी, और पूरी परिपथ में कितनी बह रही है? R1 बह रही है। बस कर लो, ये देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2। क्लियर है? अब देखो क्या मान रखोगे आप? V बराबर क्या होता है? IR। तो देखो V बराबर, तो मैं V इस पूरे परिपथ की बात करता हूँ, मैं पूरे परिपथ में है जो V, और पूरे परिपथ में धारा I बह रही है, धारा I बह रही है, नहीं है I, और ये पूरे परिपथ में प्रतिरोध है जो R है, तो V बराबर IR हो जाएगा। इस वाले में देखो, इस वाले में है जो V1 क्या हो, V1 नहीं V है, तो V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा I1, V बराबर I1 और R1, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है? V बराबर I2 R2। क्लियर है ना? बस इसमें मान रख दो। इसमें मान कैसे रखोगे? इसमें मान यहाँ I का रखोगे ना, तो ये इसको सोल्व करो, तो I बराबर हो जाएगा ये V अपॉन R। भाई इसका भाग लग जाएगा ना, इसका I1 की जगह रखोगे तो I की जगह हो जाएगा V अपॉन R1, और इसमें है जो I2 का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। बस रख दो मान, I की जगह क्या रख दूंगा मैं? V अपॉन R, और I1 की जगह V अपॉन R1, और I2 की जगह V अपॉन R2। V यहाँ से कॉमन आ गया, V यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कट गया, यहाँ 1 बचा, तो फॉर्मूला जाएगा, फॉर्मूला क्या जाएगा मेरे पास? 1 अपॉन R, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे समांतर क्रम के लिए, ठीक है। जनरलाइज करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध हो तो R3 ले लेना, 4 हो तो R4 ले लेना, 1 अपॉन R4, 5 हो तो 1 अपॉन R5 ले लेना, ठीक है। डॉट 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 1 अपॉन Rn, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। जनरलाइज पर आपको यही याद रखना है, 2 के लिए तो ये रखना, 3 के लिए पूछे तो 1 अपॉन R3 और लगा देना, ठीक है। ये था हमारा परिपथों का समायोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम।
इतनी बात क्लियर है। और देखो मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो कितना बड़ा हो गया, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना ना। बाकी तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अगर टाइम रहेगा तो, या फिर क्वेश्चन देखता हूँ मैं कितना, 40 मिनट, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास बुक है भाई। देखो मैं ये क्वेश्चन लिख लिया हूँ, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसे लिख लिया, उसको पॉज कर दिया था मैं वीडियो। तो इधर देखो क्या दे रखा है, एक विद्युत लैंप, ये मेरे पास ये चित्र दे रखा है, इसमें आपको देखना है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। ये मेरे पास विद्युत लैंप बल्ब है जो इसका प्रतिरोध कितना है भाई, 20 ओम है। इतनी बात क्लियर है, 20 ओम, तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध चालक तार, ये मेरे पास कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध मेरे पास 4 ओम दे रखा है, 4 ओम है। और बैटरी है ना मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। अब इसमें देखो आपको 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये अगर आप तीनों कर लोगे ना तो समझ जाओगे कि हाँ कैसे क्या सिस्टम हो रहा है। ध्यान से समझना, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, एक तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस वाले परिपथ का है जो कुल प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। दूसरा होगा परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इस परिपथ में है जो आई का मान, धारा कितनी प्रवाहित होगी ये बताना है। केवल वोल्टता का मान दे रखा है, कुल वोल्टता है जो इस परिपथ में 6 वोल्ट है, लेकिन धारा का मान नहीं दे रखा, धारा का मान निकालना है, ठीक है। तीसरा में निकालना है विद्युत लैंप, मतलब यहाँ पे विद्युत लैंप तथा चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर, एक हमें इस वाले का इस वाले इन दोनों पॉइंटों के यहाँ का विभवांतर ज्ञात करना है और एक मेरे को यहाँ का विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो मैं कुल प्रतिरोध निकालूंगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे होता है, प्रतिरोध देखो ए का मान ए निकाल रहा हूं मैं पहले। प्रतिरोध जैसे मेरे पास एक परिपथ में एक, इस परिपथ में एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रतिरोध मेरे पास ये जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध आप कैसे निकालो, इसको R1 मान लो और इसको क्या मान लो, R2 मान लो, और परिपथ में मान लो वो R है, ठीक है। तो प्रतिरोध मेरे पास क्या है, पूरे वाले परिपथ में R है, जो वो प्रतिरोध है जो R है, ये R का मान निकालना है। अब देखो तो इसका फॉर्मूला होता है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2, तो कुल प्रतिरोध मेरे पास हो जाएगा R बराबर, इसमें प्रतिरोध मेरे पास 4 ओम है और इस वाले में प्रतिरोध मेरे पास 20 ओम है, तो कुल प्रतिरोध तो मेरे पास 24 ओम हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले परिपथ में मेरे पास कुल प्रतिरोध 24 ओम है। इतनी बात क्लियर है? देखो यहाँ पर इस वाले पूरे परिपथ में देखो R का मान मेरे पास आ गया और V का मान मेरे पास 6 है, I का मान मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, तो वही B निकाल रहा हूँ मैं। B मेरे पास क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब I मान लेता हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V बराबर क्या होता है, ओम का नियम, V बराबर IR, यही होता है ना, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो V का मान हमारे पास 6 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 6 बराबर, और I का मान मेरे को निकालना है और R का मान मेरे पास पूरे वाले प्रतिरोध में, देखो ये लेना है हमें, ना तो ये लेना या ना ये लेना, पूरे अब परिपथ में जो ओम प्रतिरोध है वो 24 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 24, तो I का मान क्या हो जाएगा भाई, I का मान हो जाएगा 6/24, यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, यानी कि I का मान आ गया 0.25 एम्पियर। ये क्लियर है या नहीं? मैं 2 क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, एक तो मेरे को याद करना है कि विद्युत लैंप इन दोनों के बीच में है जो विभवांतर क्या होगा, और एक बताना है ये इस बल्ब के बीच में है जो विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ का देखो V का मान देखो, यहाँ V है जो, बताओ यहाँ V और यहाँ V सेम होगा क्या? नहीं, सेम नहीं होगा। यहाँ V1 होगा और यहाँ क्या होगा, V2 होगा। हमने पढ़ा था ना V, 2 अलग अलग पॉइंट है, तो यहाँ पर है जो V1 होगा और यहाँ, हाँ धारा का मान है जो सेम रहेगा। तो धारा पूरे परिपथ में कितनी आई, धारा देखो यहाँ पर I आ गई मेरे पास
0.25 एम्पियर। अब यहाँ पर मेरे को V1 का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? देखो इस वाले में V1 का मान, देखो R1 का मान दे रखा है, V1 का मान निकालना है, और I का मान क्या आ गया? I का मान ये है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले मैं निकाल रहा हूँ प्रतिरोध, चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर। तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर I, पूरे परिपथ में I और R1। बस V1 का मान कितना है निकालना है, V1 का मान हमें निकालना है, और I का मान कितना है 0.25, और R1 का मान कितना है 4। तो 0.25 0.25 को जब 4 से गुणा करोगे तो 1 वोल्ट आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? दूसरा में निकालना है बल्लभ, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं ना, बल्लभ या विद्युत लैंप के सिरों के मध्य विभवांतर क्या माना है हमने? V2, यानी कि V2 का मान निकालना है। अब V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर V बराबर हो जाएगा I, परिपथ में धारा तो I बह रही है ना, I और R2, I R2। तो V2 बराबर I का मान 0.25। देखो मैं आपको बताया था I का मान यहाँ भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा, ठीक है? नहीं पता तो आप वीडियो देख लो, ठीक है ना? मैंने आपको दोनों तरीके बताए, वो दोनों तरह के प्रतिरोध समायोजन बताया था, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन, ठीक है? वहाँ पे हम आपको बताया था कि कहाँ पर धारा का मान बदलता है, कहाँ वोल्टता का मान बदलता है और क्यों बदलता है, ये भी बताया था। जबकि बुक में ये नहीं दे रखा है कि क्यों बदलता है, ठीक है? वो मैं बताया हूँ आपको। I का मान 0.25 है, गुणा R2 यहाँ पर कितना होगा 20। तो जब इसको गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 वोल्ट। और देख लो ये टोटल भी सही होगा। इस लैंप पे ये वाला प्रतिरोध है ना 1 वोल्ट खर्च करता है, और ये वाला लैंप है जो 5 वोल्ट खर्च करता है। तो 5 और 1 6, और यहाँ देखो 6 वोल्ट की बैटरी है, हो गया ना? वैसे भी है जो V1 बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? V1 + V2। तो 6 है जो यहाँ 1 वोल्ट बढ़ जाएगा और ये 5 वोल्ट बढ़ जाएगा। ये इसके आंसर है तीनों। ये वाला आंसर है 1 2, एक ये वाला आंसर है, एक ये वाला आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है? बाकी हम अब पॉज कर लो, है ना? बाकी हम इस वीडियो को जो यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आगे देखते हैं। आगे है जो मैं आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पढ़ाऊंगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तापीय प्रभाव पढ़ाऊंगा, चुंबकीय प्रभाव पढ़ाऊंगा, और रासायनिक प्रभाव तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, देख लेंगे रासायनिक प्रभाव भी। इसके बाद में हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, और घरों में है जो तारों का संयोजन पढ़ेंगे कि किस प्रकार संयोजन होता है, ठीक है? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं यहाँ पर 9th की मैथ पढ़ा रहा हूँ, 10th की मैथ पढ़ा रहा हूँ, और 10th की साइंस पढ़ा रहा हूँ, और उन तीनों की प्लेलिस्ट है जो मैं अलग अलग बना रखा हूँ। आप उनमें है जो आराम से जाकर है जो 1 by 1 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।